एनाटॉमी लैब में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक एब्सेस जो मैंने एक पेशेंट के कान से निकाला है। और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खून खराबा देखने में बहुत मजा आता है, वहीं कुछ लोगों को इससे घिन तक आ जाती है। और जो लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं और वो सोच रहे हैं शायद उनको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, वेल तुम लोग भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए भी यही हैं ताकि तुम्हें वो जरूरी टेंशन मिल सके जो तुम्हारी लाइफ में जरूरी है। अब बताओ, मेरी जितनी फिक्र है किसी को तुम्हारी? और यही सेम चीजें हम कडावर की स्किन पर भी देखेंगे ताकि हम इस पर बात कर सके कि एब्सेस होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एब्सेस होता क्या है? एब्सेस एक लोकलाइज्ड पस का कलेक्शन होता है। ये पोटेंशियली ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बॉडी कैविटीज में, ऑर्गन के आसपास, इवन ब्रेन में भी। पर हम फोकस करेंगे एब्सेस पे जो इस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जिसे हम स्किन कहते हैं। अब देखो, अगर ये स्किन में होता है तो इसका मतलब हम इस तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इस पस को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आखिर ये पस के पॉकेट्स या दूसरे शब्दों में एब्सेस बनते कैसे हैं? वेल, स्टोरी शुरू होती है बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया मतलब अलग अलग स्पीशी के बैक्टीरिया मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जो एक्चुअली या तो पूरा एब्सेस फॉर्म करते हैं या फिर मदद करते हैं एब्सेस फॉर्म करने के लिए। पर फॉर्मेशन का जो सबसे कॉमन रीजन है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे काफी लोग सिंपली स्टैफ बोलते हैं। अब ध्यान रहे कि स्टैफ सिर्फ एब्सेस नहीं और भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ एब्सेस पे ही फोकस करेंगे। अब ये बैक्टीरिया या इस एग्जाम्पल में स्टैफ हमारी बॉडी की कैसल वॉल में छेद कर या फिर उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। अब हमारी बॉडी की कैसल वॉल ये स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब चलो तुम्हें इस डायसेक्शन से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये स्किन या फिर कडावर की कमर का हिस्सा है। यहाँ तुम एपिडर्मिस देख सकते हो, नीचे सेकंड लेयर है जो डर्मिस या डर्मल टिश्यू कहलाती है। और अगर हम इसकी एज पर ध्यान दें तो यहाँ पर देखकर साफ पता चल रहा है कि ज्यादातर नीचे का हिस्सा डर्मिस या फिर डर्मल टिश्यू ही है और ऊपर की जो पेपर जैसी लेयर है बस यही एपिडर्मिस है, जो कि काफी अमेजिंग है क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो एपिडर्मिस मल्टीपल सेल्स से बनी हुई होती है और इन सेल्स को कहते हैं केराटिनोसाइट्स। और इन सेल्स को तुम ईंटों की तरह समझो जो कि एक कैसल वॉल बना रहे हैं, एक के ऊपर एक रख कर। और अगर तुम्हारी कैसल वॉल में कोई भी ब्रेक आ जाए या कुछ सेल कट जाए तुम्हें चोट लगने की वजह से या फिर ड्राइनेस की वजह से स्किन फट जाए या किसी और वजह से, तो बैक्टीरिया वहां चुपके से चोर की तरह आ सकते हैं और डर्मल टिश्यू तक पहुंच सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि अगर कैसल वॉल टूटती है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान है। डैमेज सेल्स एरिया में केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे सोल्जर्स को इन्फेक्शन या फिर कुरुक्षेत्र वाली जगह पर बुलाते हैं। अब मैंने कुरुक्षेत्र शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है और जिन सोल्जर्स को हमने बुलाया था वो थे व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल घुसपैठियों से लड़ते हैं और स्पेसिफिकली स्टैफ के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है जो कि है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट। अब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब होता है एक न्यूक्लियस जो अपना शेप चेंज करती है और माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग शेप में दिखाई देती है। लेकिन ल्यूको का मतलब सफेद होता है और साइट का मतलब सेल। अब नाम काफी लॉजिकल लगता है पर ज्यादातर लोग इन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड को कहते हैं न्यूट्रोफिल, और इसका रीजन तुम जानते हो। अब ये न्यूट्रोफिल्स कुछ क्रेजी करते हैं जब वो साइट पर पहुंचते हैं। वेल, इनका काम होता है फेगोसाइटिक एक्टिविटी या फिर फेगोसाइटोसिस करना, जिसका मतलब है कि सेल को खा जाना। और ये कुछ फॉरेन बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। और ये ऐसा समझो एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक बड़ा सा फेगोसाइट आ रहा है और बोल रहा है कि आजा मेरे पेट में बैठ जा, और खा जाता है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स भी रिलीज कर सकते हैं जो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी टिश्यू के अंदर घुसने की एबिलिटी को भी रोकते हैं। पर ये मत सोचना कि बैक्टीरिया इससे खुश रहने वाले हैं, वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जैसे टॉक्सिन्स जो टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और इवन कुछ केस में जब व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें खा लेते हैं तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर केमिकल रिलीज कर सकते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल को तोड़ देते हैं। और वो हार्मफुल केमिकल्स तुम्हारे हेल्दी टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और तुम कहते हो पर रियली तुम इतने अवेयर नहीं हो इस एग्जैक्ट बैटल के बारे में जो चल रही है। तुम ज्यादा ऐसे हो कि मेरा हाथ लाल क्यों है, ये दर्द क्यों कर रहा है, ये मेरे हाथ पे फोड़ा सा क्यों निकल रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली के अनार की तरह फट जाएगा। ऑब्वियसली जैसा तुम समझ सकते हो, हम रियली इस वॉर जोन के डिटेल के बारे में समझ सकते हैं जो बैक्टीरिया और व्हाइट ब्लड सेल के बीच में हो रही है और जो सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन
मुझे लगता है कि हमें सिर्फ 2 चीजें और मेंशन करनी चाहिए तुम्हें ड्रेनेज दिखाने से पहले। एक है काफी इंपॉर्टेंट पस बनना। पस बना हुआ होता है हमारे छोटे वॉरजोन के डेड बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, डेड वाइट ब्लड सेल्स से और जिंदा वाइट ब्लड सेल्स से, और सारे केमिकल्स जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर यूज किए थे। अब इसी रीजन की वजह से हम लोग कभी कभी लैब में इनका एक कल्चर बनाते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और देख सकते हैं कि ये स्टैफ है या कोई दूसरा बैक्टीरिया, ताकि पस को एनालाइज करना आसान हो। लेकिन एक प्रोटीन भी होता है जो इसमें मिलता है, जिसे फाइब्रिन कहते हैं, और ये फाइब्रिन इंपॉर्टेंट होता है एब्सेसिस की फॉर्मेशन में। और क्योंकि एब्सेसिस एक फाइब्रस कैप्सूल में कंटेन हो जाते हैं और बैक्टीरिया और वाइट ब्लड सेल्स के बीच इस इंटरैक्शन की वजह से ये फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और ये कैप्सूल पस के अराउंड फॉर्म हो जाती है। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बेकार बात है क्योंकि ये उन्हें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये बॉडी के दूसरे रीजन के वाइट ब्लड सेल्स को और ब्लड स्ट्रीम से आने वाले सेल्स को बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए भेजता है। पर हमारी बॉडी के पर्सपेक्टिव से ये हमें प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया को दूसरे एरिया में स्प्रेड होने से रोकता है। और बॉडी का काम ज्यादातर यही होता है कि हम इस पस की कैप्सूल को एक जगह पर कंटेन करने वाले हैं, और कभी कभी ये खुद ही फट जाता है, जो कि अच्छा है। पर जब ये नहीं फटता तब तुम मेरे पास आते हो और मैं इसे कट करके पस को बाहर निकालता हूँ। चलो करके दिखाता हूँ। तो अभी तुम्हें सुन महसूस हो रहा होगा, पर अगर तुम्हें कुछ महसूस होता है तो शायद थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इजी, हाँ ठीक है। यहाँ पर काफी पस है, मुझे और चीजें क्या दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। कोई बात नहीं, बस हो गया ये। हाँ बस हो गया। तो तुम में से कुछ लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसे देखना बंद नहीं कर पा रहे होंगे। और जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे बस 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 बहुत देख लिया और नहीं देखना। तो तुम बेसिकली इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में भी आ सकते हो। हमें कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो या तुम किस कैटेगरी में हो। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ जो तुमने वीडियो में नहीं देखी, पहली तो कि मैंने 11 ब्लेड का यूज़ किया था एक बड़ा सा इंसिजन बनाने के लिए, जो कि मैंने वीडियो में साफ नहीं दिखाया। एक और चीज़ है कि हम बाद में पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब पस को निकाल लिया जाता है तो हम नॉर्मल सलाइन वाटर यूज़ करते हैं पूरे उस पॉकेट को साफ करने के लिए, ताकि हम ये इंश्योर कर लें कि वहाँ पर कोई भी पस नहीं है और उसका दोबारा फॉर्म होने का चांस भी नहीं है। और कुछ लोग एब्सेस को पस निकालने के बाद पैक कर देते हैं, कई बार पट्टी से, कई बार पेपर जैसी चीज़ों से। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ लोकेशन और साइज को नज़र में रखते हुए। तो अगर एब्सेस पैक किया जाता है तो पेशेंट कुछ दिन बाद वापस आएगा और रीपैकिंग होती रहेगी जब तक हमें लगे कि हीलिंग काफ़ी हो गई है और एब्सेस दोबारा फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि तुम नहीं चाहोगे कि जो इंसिजन बनाया गया है वो सील हो जाए और पॉकेट को अंदर बंद कर दे। तुम्हें चाहिए कि ये नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से हील हो जाए ताकि एब्सेस दोबारा ना फॉर्म हो। अब आखिरी चीज़, दवाइयों का क्या तुम्हें उनकी ज़रूरत है? वेल, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ एक एब्सेस है और तुम्हें सेकेंडरी सेलुलाइटिस नहीं है, जो एक्चुअली होता है कि स्किन थोड़ी इन्फेक्टेड हो जाती है आसपास की, जो मोस्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू को इफेक्ट करता है, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये येलो वाला पार्ट ही सबक्यूटेनियस टिश्यू है। तो अगर तुम्हें ये नहीं है तो तुम सिर्फ पस को साफ करा के काम चला सकते हो, बॉडी खुद को हील कर लेगी अपने आप ही। अगर एब्सेसेस के साथ सराउंडिंग सेलुलिटीज है तो तुम्हें यूजुअली एंटीबायोटिक्स मिलेगी। और अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा तो अक्सर जब हम एब्सेसेस को निकालते हैं तो सैंपल ले लेते हैं जो बेसिकली एक लॉन्ग कॉटन स्वैब जैसा होता है, और एक कल्चर ले लेते हैं जो बेसिकली पस का सैंपल होता है, और इसे एक छोटी ट्यूब में डालकर लिड लगा देते हैं और लैब में भेज देते हैं। और वो टेस्ट करेगा कि ये कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज करेगा जो है ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स टेस्ट करेंगे ताकि इंश्योर करें कि कौन सा एंटीबायोटिक इसे किल करेगा। और इसलिए हम अक्सर पेशेंट को एक ही एंटीबायोटिक देते हैं। और अगर हमें लैब से नोट मिले कि जो एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे रहे हैं उससे बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो हम पेशेंट को फ़ोन करते हैं और उनका एंटीबायोटिक बदलते हैं ताकि बैक्टीरिया को एक्चुअली मारा जा सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा वंटा बजा दो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लो और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे एफिलिएट लिंक्स नीचे दिए गए हैं, उन्हें चेक कर सकते हो और तुम्हें इंसिजन और पस को निकालने के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी और एब्सेस फॉर्मेशन के बारे में भी कुछ कूल सीखने को मिला होगा। ठीक है, फिर मेरे ताऊ के लौंडे की शादी है, मैं चला।